नमस्कार साथियों, आप सभी का द मिश्रा क्लासेस में स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं माता का आंचल, जो कि कृतिका भाग 2 किताब का कहानी है। और वैसे जितने भी छात्र हैं जो झारखंड फील्ड वर्कर का या फिर झारखंड पुलिस कांस्टेबल का या फिर उत्पाद सिपाही का फॉर्म भरे हैं और उसमें अपना पेपर 2 हिंदी रखे हुए हैं, उन सभी विद्यार्थियों के लिए यह वीडियो समान रूप से उपयोगी होगा। तो आप लोगों से मेरा अनुरोध है कि यदि आप कुछ वैसे विद्यार्थियों को जानते हैं जो इस प्रकार का कोई फॉर्म भरे हैं और उन्हें तैयारी करनी है, तो यह चैनल उन्हें सजेस्ट ज़रूर करें, उन तक शेयर ज़रूर करें, उन तक पहुंचाएं। और यदि आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ताकि इस प्रकार के जितने भी वीडियोज़ आते हैं वो आप तक आसानी से पहुंच पाए। द मिश्रा क्लासेस चैनल जो है ये कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसमें जितने भी कोर्सेस लाए जाते हैं इसमें से किसी का कोई चार्ज नहीं रखा गया है और ना ही भविष्य में इसमें कोई चार्ज आएगा। ये कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है उन सभी विद्यार्थियों के लिए जो महंगे महंगे कोर्स खरीद नहीं पाते हैं और पढ़ने की बहुत इच्छा है अंदर से, परंतु कोर्सेस महंगे होने के कारण वो खरीद नहीं पाते हैं। फ़िलहाल इसमें जेएसएससी का कोर्स चल रहा है, आप देख सकते हैं, ये झारखंड फील्ड वर्कर का। और आने वाले टाइम में इसमें और भी बहुत सारे कोर्सेस लाए जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। तो चलिए, आज का जो कहानी हमारा है ये माता का आंचल, इसको पढ़ते हैं और हम लोग उसको समझते हैं। तो कहानी शुरू करने से पहले हम लोग लेखक परिचय या लेखक के बारे में कुछ जानकारी हम लोग प्राप्त कर लेते हैं। इसके बाद हम लोग माता का आंचल को पढ़ेंगे। तो माता के आंचल कहानी जो है उसके लेखक हैं शिवपूजन सहाय। इनके बारे में हम लोग देखते हैं सबसे पहले क्या है। तो शिवपूजन सहाय का जन्म सन 1893 में उनवास गांव में हुआ था, जो जिला भोजपुर बिहार में पड़ता है। इनके बचपन का नाम भोलानाथ था। 10वीं की परीक्षा पास करने के बाद उन्होंने बनारस की अदालत में नकल निवस की नौकरी की। यानी कि नकल निवस किसको कहेंगे? जो एक पेपर को दूसरे पेपर में लिखने का काम करता है, लिपिक जिसको हम लोग कह सकते हैं, है ना। यानी कि एक हिसाब से ऐसा कुछ समझिए, जेरोक्स करने का काम। समझ गया? बाद में हिंदी के अध्यापक बने। असहयोग आंदोलन के प्रभाव से उन्होंने सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। गांधी जी के द्वारा जो चलाया गया था असहयोग आंदोलन, उसमें क्या कहा गया था कि जितने भी अंग्रेजी सरकार से जुड़े कार्य हैं, चाहे वो कॉलेज हो या किसी प्रकार का कोई नौकरी कर रहे हों अंग्रेज सरकार के अधीन, तो उसको नहीं करना है। असहयोग मतलब हमको अंग्रेजी सरकार का सहयोग नहीं करना है, मेन मुद्दा यही था उसमें। तो उससे प्रेरित होकर के सहाय जी क्या करते हैं, अपने नौकरी से त्यागपत्र दे देते हैं। शिवपूजन सहाय अपने समय के लेखकों में बहुत लोकप्रिय और सम्मानित व्यक्ति थे। उन्होंने जागरण, हिमालय, माधुरी, बालक आदि कई प्रतिष्ठित पत्रिकाओं का संपादन किया। संपादन मतलब एडिटिंग, ठीक है, एडिटर का काम उसमें किया था। इसके साथ ही वे हिंदी की प्रतिष्ठित पत्रिका मतवाला के संपादक मंडल में थे। ठीक है, एक हिंदी का पत्रिका निकला करता था जिसका नाम क्या था, मतवाला। उसके एडिटर के जो ग्रुप थे उसमें वो शामिल थे। सन 1963 में उनका देहांत हो गया। वे मुख्यतः गद्य के लेखक थे, यानी कि कहानी लिखा करते थे। देहाती दुनिया, ग्राम सुधार, वे दिन वे लोग,
स्मृति शेष आदि उनकी दर्जन भर गद्य कृतियों या गद्य कृतियाँ प्रकाशित हुई हैं। ठीक है। शिव पूजन रचनावली के 4 खंडों में उनकी संपूर्ण रचनाएं प्रकाशित हैं। उनकी रचनाओं में लोक जीवन और लोक संस्कृति के प्रसंग सहज ही मिल जाते हैं। चलिए, तो हम लोग शिव पूजन सहाय जी के बारे में जान गए। अब हम लोग माता का आंचल ये कहानी को पढ़ेंगे और समझेंगे। इससे पहले मैंने बहुत सारे कहानियों को पढ़ाया है, आप लोग देख सकते हैं। क्षितिज भाग 2 जो कहानी है, क्षितिज भाग 2 जो किताब है, उसका सारा कहानी और कविता हम ख़त्म कर चुके हैं। लेकिन शायद उसमें कुछ कमी रह गया था मेरी तरफ से, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि देख रहे हैं कि वैसा कुछ खास रिस्पॉन्स हमको मिल नहीं रहा है। तो आप लोगों से मेरा अनुरोध है कि पढ़ाने में यदि किसी प्रकार का आपको कमी दिखाई पड़ता है तो कृपया आप लोग उसके बारे में अवश्य बात करिएगा, हमसे कमेंट करिएगा कि यहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है समझने में, तो वो प्रॉब्लम को तत्काल सॉल्व कर दिया जाएगा। मुझे ऐसा फील हुआ कि मैं कहानी को केवल पढ़ के सुना रहा हूँ, आप लोगों को समझा नहीं रहा हूँ। तो आज की कहानी में मैं कोशिश करूँगा आप लोगों को पूर्ण रूप से कहानी को समझाने का, ताकि आप लोग समझ पाएँ। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं ये कहानी को पढ़ना। तो ये वीडियो थोड़ा लंबा बन सकता है, क्योंकि मैं कहानी को केवल पढ़ के ही नहीं समझाऊंगा, साथ ही साथ आप लोगों को एक एक वर्ड समझाने की कोशिश करूंगा, जिस कारण से। तो कहानी का पहला लाइन है, जहां लड़कों का संग तहां बाजे मृदंग, जहां बुढ़ों का संग तहां खर्चे का तंग। इसका अर्थ क्या हुआ? लड़के यानी कि जवान, है ना, जो युवा अवस्था को प्राप्त कर चुके हैं वैसे। ठीक है। तो जो युवा लोग होते हैं, आमतौर पर जहाँ 10 युवा मिलके रहते हैं या फिर 10 युवाओं का जहाँ जमावड़ा होता है, वहाँ पे क्या होता है? वहाँ पे अच्छी अच्छी बातें की जाती हैं। आमतौर पर देखा जाता है कि युवाओं को कोई खास घर का टेंशन होता नहीं है। मतलब वैसे युवाओं का बात किया जा रहा है जो काम धंधा नहीं करते हैं, केवल मौज मस्ती में रहते हैं, तो उन लोगों के लिए। ठीक है। या फिर युवाओं को देखें तो वो बूढ़ों की तरह पेश नहीं आते हैं। उनके सामने यदि किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम भी आता है तो वो आसानी से सॉल्व करने का कोशिश करते हैं उनको। तो यही कहा जा रहा है, जहाँ लड़कों का संग तहाँ बाजे मृदंग, मतलब मौज मस्ती, खेल कूद, है ना, हंसी मजाक होता है। और जहाँ बुढ़ों का संग तहाँ खर्चे का तंग, अर्थात जहाँ एक साथ बैठ गए हैं बूढ़े लोग, है ना, या घर के वैसे कमाने वाले जिम्मेदार व्यक्ति, वो क्या कहते हैं, आपस में क्या बात करते हैं कि इतना खर्चा है, ऐसे घर चल रहा है, बहुत प्रॉब्लम है, तो मतलब अपना दुख, आप बीती अपना दुख को आपस में बांटते हैं। लेकिन वही युवाओं के साथ वैसा नहीं होता, वो केवल मौज मस्ती की बातें करते हैं। तो ये दोनों लाइन का मतलब यही होता है। चलिए, तो आगे का पढ़ते हैं हम लोग। हमारे पिता तड़के उठकर निबट नहाकर पूजा करने बैठ जाते हैं। यानी कि हमारे पिता जो हैं वो कह रहा है, तड़के यानी कि एकदम सुबह सुबह। ठीक है। जो जो वर्ड है समझ में नहीं आएगा, आपको हम बताते चल जाएंगे। यानी कि सुबह सुबह उठकर निबट नहाकर, यानी कि नहा धो करके पूजा करने बैठ जाते हैं। हम बचपन से ही उनके अंग लग गए थे, है ना। माता से केवल दूध पीने तक का नाता था। यानी कि जो बच्चा है जो कह रहा है, वो बचपन से ही अपने पिता के साथ, यानी कि उठना बैठना सारा काम जो है सो पिता के साथ करता था। केवल दूध पीने के लिए ही माता के पास जाया करता था। इसलिए पिता के साथ ही हम भी बाहर की बैठक में ही सोया करते थे, है ना। आमतौर पर जो घर के बुजुर्ग होते हैं, बड़े होते हैं, वो घर के बैठक में सोया करते हैं, है ना।
बैठक किसको कहते हैं? तो हर एक घर में, पुराने ज़माने के जो घर हुआ करते थे, वो रूम के साथ साथ एक बैठक बनाते थे। बैठक यानी कि जो भी आदमी आता है घर में, वैसे लोग, मेहमान हो गए या फिर गांव के कुछ बड़े बुजुर्ग आते हैं, तो उन लोगों के लिए बैठने के लिए घर के बाहर एक छोटा सा रूम जैसा बना दिया जाता था, जिसको बैठक कहा जाता था। यानी कि अभी जिसको हम लोग हॉल के नाम से जानते हैं, ड्राइंग रूम कहते हैं, बहुत सारा बात कह देते हैं, है ना। तो उस टाइप का पहले का रूम बना होता था, या खुला सा कुछ है जहाँ पे, जिसको लोग बैठक कहते थे। ठीक है, वहाँ पे बैठ के वहीं पे बैठक में ही सोया करते थे। अब अपने साथ ही हमें उठाते और साथ ही नहला धुला कर पूजा पर बिठा लेते। ठीक है, तो पिताजी जो है सो सुबह सुबह उठ जाते थे, है ना। सुबह सुबह उठ के उसके साथ साथ बच्चा भी उठ जाता था और उसको नहला धुला के पूजा पर बिठा लेते थे, है ना। हम भभूत का तिलक लगा देने के लिए उनको दिख करने लगते थे, है ना। भभूत समझते हैं ना, वाइट कलर का होता है, आमतौर पर भगवान शंकर को चढ़ने वाला है। ये भभूत का तिलक लगाने के लिए जिद करता था, कुछ हंसकर, कुछ झुंझलाकर और कुछ डांट कर वह हमारे चौड़े लीलार में त्रिपुंड कर देते थे, है ना। कुछ हंसकर, कभी कभी झुंझला कर, अरे ठीक है लगा देते हैं, कुछ डांट कर वो क्या करते थे, लीलार मतलब माथा, यानी कि जिसको हम लोग कपाल बोलते हैं, जहाँ पे तिलक लगाते हैं, ठीक है, वहाँ पे त्रिपुंड लगा देते हैं। त्रिपुंड क्या होता है? तो आप भगवान शिव को यदि टीका लगाते हुए देखे हैं, तो वो 3 लाइन होता है सिर पे, तो उसको त्रिपुंड कहा जाता है। ठीक है, हमारे लीलार में भभूत खूब खुलती थी, है ना, बहुत अच्छा लगता था। सिर में लंबी लंबी जटाएं थी, है ना। भभूत रमाने से हमें खासे बम भोला बन जाते थे, यानी कि हो सकता है बच्चे का पुराने टाइम में जो होता था, अभी भी होता है, ये नियम है हमारे हिंदू समाज में कि बच्चे का जब तक मुंडन नहीं होता है तब तक उसके बाल नहीं कटवाए जाते हैं। और मुंडन का भी कोई हिसाब किताब होता है, 3 साल में कोई करवाता है, सबका अपना अपना होता है, 5 साल 6 साल कुछ इस टाइप का। तो बच्चे जब बड़े हो जाते हैं ना और मुंडन तब तक नहीं होता है, तो क्या होता है कि जट आ जाता है, पूरा जटा टाइप का, बाल एक दूसरे से उलझ जाते हैं। तो उस टाइप के बाल में जब माथे पे त्रिपुंड लगा लिया जाता था, तो ऐसा लगता था कि बम भोला, यानी कि भगवान शिव बन गए हैं हम। पिताजी हमें बड़े प्यार से भोलानाथ कहकर पुकारते थे, है ना। पिताजी बच्चे को, जिस बच्चे का बात हो रहा है, उसे क्या कह के बुलाते थे? तो भोलानाथ कह के पुकारते थे। पर असल में हमारा नाम था तारकेश्वर नाथ। उनका नाम क्या था? तारकेश्वर नाथ। ठीक है, हम भी उनको बाबूजी कर कर पुकारा करते थे और माता को मैया। बच्चा जो है सो अपने पिता को क्या कह के बुलाता था? बाबूजी, और माता को मैया। ठीक है, जब बाबूजी रामायण का पाठ करते तब हम उनकी बगल में बैठे बैठे आईने में अपना मुंह निहारा करते। ठीक है, जब वो हमारी ओर देखते तब हम कुछ लजाकर और मुस्कुराकर आईना नीचे रख देते, वह भी मुस्कुरा पड़ते, है ना। जब रामायण का पाठ करते थे पिताजी पूजा के दौरान, उस समय वो क्या करते थे? आईना निकाल के बच्चा देखा करता था भोलानाथ, है ना। और जब पिताजी का नज़र पड़ता था इनके ऊपर, तो वो क्या करता था? शर्मा कर आईने को नीचे रख देता था और पिताजी भी जो है सो मुस्कुरा दिया करते थे। पूजा पाठ कर चुकने के बाद वह राम राम लिखने लगते, है ना। क्या करते थे? पूजा पाठ करने के बाद वो कोई पेन पेपर में राम राम लिखने लगते। अपनी एक रामनामा बही पर 1000 राम नाम लिखकर वह उसे पाठ करने के पोथी के साथ बांध कर रख देते, है ना। एक कॉपी लेते थे जिसमें राम राम लिख के करीब करीब 1000 बार नाम लिख करके उसको अपने पूजा पाठ करने वाले जो पोथी होता था उसी के साथ बांध के रख देते थे। फिर 500 बार कागज के छोटे टुकड़े पर राम नाम लिखकर आटे की गोलियों में लपेटते और उन गोलियों को गंगा जी की ओर लेकर चल पड़ते। क्या करते थे? छोटा छोटा कागज का टुकड़ा में राम लिख करके
आटे का गोली में उसको अंदर में डाल देते थे और वो गोली जो है सो लेकर के कहाँ जाते थे? गंगा जी की ओर। ठीक है, वो कागजों की संख्या कितना थी? 500। ठीक है, उस समय भी हम उनके कंधे पर विराजमान रहते। जब गंगा जी में वो राम नाम लिखा हुआ आटे की गोली, यानी कि पेपर के टुकड़े के अंदर जो राम नाम लिखा होता था और उसको एक आटे के गोली में अंदर डाल दिया जाता था, उसको जब गंगा जी में शायद विसर्जन करने के लिए, प्रवाहित करने के लिए वो जाते थे, तो उस समय वो पिताजी के कंधे पर विराजमान रहते थे। विराजमान माने कि चढ़ के रहना। ठीक है, जब वह गंगा में एक एक आटे की गोलियां फेंक कर मछलियों को खिलाने लगते, तब भी हम उनके कंधे पर ही बैठे बैठे हंसा करते। ठीक है, वो क्या करते थे कि आटे की गोली को फेंक करके गंगा जी में उपस्थित जितनी भी मछलियां थी उनको खिलाया करते थे वो। ठीक है, और वो मछलियों को आटे की गोली खाते हुए देख करके वो बहुत खुश हुआ करते थे। जब वह मछलियों को चारा देकर घर की ओर लौटते लगते, तब बीच रास्ते में झुके हुए पेड़ की डालियों पर हमें बिठाकर झूला झुलाते। जब गंगा जी से वो वापस घर की ओर आते तो बीच में कोई पेड़ पड़ता था जिसका डाली झुका हुआ था, जिसमें बैठाकर उनको झूला झुलाता था। कौन? उसके पिताजी, है ना। कभी कभी बाबूजी हमसे कुश्ती भी लड़ते। वह शिथिल होकर हमारे बलों को बढ़ावा देते और जब हम उनको पछाड़ देते, है ना, बाबूजी क्या करते थे? बच्चे के साथ कुश्ती लड़ते थे। और वो जान के, बाबूजी से कोई लड़ सकता है क्या, छोटा सा बच्चा? तो वो जानकर उससे कमज़ोर पड़ जाते थे और जब बच्चा उसको पछाड़ देता था, है ना, यह उतान पड़ जाते और हम उनकी छाती पर चढ़ जाते, है ना। जब वो कुश्ती में क्या होता है? पटक देना, यानी कि उतान मतलब जमीन पे लेट जाना, है ना। तब बच्चा जो है सो उनकी छाती पर चढ़ जाता। जब हम उनकी लंबी लंबी मूछें उखाड़ने लगते, तब वह हंसते हंसते हमारे हाथों को मूछों से छुड़ाकर उसे चूम लेते। वो क्या करते थे? छाती पर बैठ के पिताजी का मूछ उखाड़ने लगता था ये लड़का, है ना। तो उस समय पिताजी क्या करते थे कि हल्के हाथों से उसका हाथ अपने मूछों से छुड़ाते थे और हाथों को चूम लेते थे। फिर जब हमें खट्टा और मीठा चुम्मा मांगते, तब हम बारी बारी अपना अपना है ना, अपना बायां और दाहिना गाल उनके मुंह की ओर कर देते। बाएं का खट्टा चुम्मा लेकर जब वह दाहिने को का मीठा चुम्मा लगाते, तब अपनी दाढ़ी या मूछ हमारे कोमल गालों पर रगड़ देते, है ना, या फिर गड़ा देते। ठीक है, हम झुझलाकर फिर उनकी मूछ नोचने लग जाते थे, पर इस पर वह बनावटी रोना रोने लगते थे, है ना, और हम अलग खड़े खड़े खिलखिलाकर हंसने लग जाते थे। उनके साथ हंसते हंसते जब हम घर आते, तब उनके साथ ही हम भी चौके पर खाना खाने बैठते। वह हमें अपने हाथों से ही फूल के एक कटोरे में गोरस और भात सान कर खिलाते। ठीक है, गोरस हम लोग कह सकते हैं, दूध कह सकते हैं, या फिर दही कह सकते हैं, मट्ठा कह सकते हैं, किसी प्रकार का जो गाय से उत्पादित होता है, ऐसा कोई चीज़। ठीक है, जब हम खाकर अफर जाते, अफर यानी कि फूल जाता है या फिर खा के पेट भर जाता है एकदम, है ना, तब मैया थोड़ा और खिलाने के लिए हट करती थी, है ना। बेटा का पेट भर गया है, लेकिन माँ तो माँ होती है ना, माँ को लगता है कि बेटा अभी भी मेरा भूखा ही है, तो मम्मी फिर से और खिलाने के लिए हट करती, हट यानी कि जिद करती। वह बाबूजी से कहने लगती, आप तो चार चार दाने के कौर बच्चे के मुंह में देते जाते हैं, इससे वह थोड़ा खाने पर ही समझ लेता है कि हम बहुत खा गए। आप खिलाने का ढंग नहीं जानते, बच्चे को मुंह भर कौर खिलाना चाहिए, है ना। मम्मी क्या कहती है कि आप तो चार चार दाना खिलाते हैं बच्चे को, चार चार दाना का बहुत सारा कौर खिला देते हैं, उसको लगता है कि बहुत खा लिए हम। लेकिन मम्मी क्या कहती हैं? मम्मी कहती हैं कि बच्चे को पूरा भर के एक मुंह कौर खिलाना चाहिए। कौर यानी कि किसको कहते हैं? जो खाने का
निवाला होता है, उसको हम लोग कौर कहते हैं, जो एक बार मुंह में आता है। ठीक है। जब खाएगा बड़े बड़े कौर तब पाएगा दुनिया में ठौर, है ना। जब खाएगा बड़े बड़े कौर तब पाएगा दुनिया में ठौर, यानी कि बड़ा बड़ा कौर खाएगा, थोड़ा हिस्ट पुष्ट बनेगा, तब ना दुनिया में अपना स्थान बना पाएगा, ऐसे माँ कहती है। देखिए मैं खिलाती हूँ। मधुए क्या जाने बच्चों को कैसे खिलाना चाहिए। क्या कहते हैं, मम्मी कहती है कि मर्द क्या जाने बच्चे को कैसे खिलाया जाना चाहिए। और महतारी के हाथ से खाने पर बच्चे का पेट भी भरता है, यानी कि माँ के हाथ से, महतारी जो है यानी कि माँ का एक शब्द है, माँ को बताता है ये। ठीक है। तो मम्मी के हाथ से खाने पर बच्चों का पेट भी भरता है। यह कहावत थाली में दही भात शांति और अलग अलग तोता मैना कबूतर हंस मोर आदि के बनावटी नाम से कौर बनाकर यह कहते हुए खिलाती कि जल्दी खा जाओ नहीं तो उड़ जाएंगे। मुझे अपने बचपन के दिन याद आ गए, ऐसे ही मेरी मम्मी भी खिलाया करते थे, है ना। छोटा छोटा कौर जो है सो थाली में अलग अलग बना के तोता मैना कबूतर कौआ ये सब कहती थी, और यही बात कहती थी कि जल्दी से खा जाओ नहीं तो ये उड़ जाएगा। और हम भी बेवकूफ़ जैसा कि ये लोग उड़ जाएगा जल्दी खा लेते हैं, पर हम उन्हें इतने जल्दी उड़ा जाते थे कि उड़ने का मौका ही नहीं मिलता था, है ना। ये भी बेवकूफ़ बनता था मेरे जैसा। चलिए आगे देखते हैं। जब हम सब बनावटी चिड़ियों को चट कर जाते तब बाबूजी कहने लगते, अच्छा अब तुम राजा हो जाओ, खेलो। है ना, अब तुम राजा हो गए। यानी कि पहले क्या होता था ना, बच्चों को खिलाने के लिए हम लोग के साथ भी होता था, आप लोग के साथ भी ज़रूर हुआ होगा, ये सब कंपटीशन होता था, है ना। यदि बड़ा बड़ा भाई बैठा है या पापा बैठे हैं, मम्मी बैठी है, अरे चलो कंपटीशन करते हैं किसके कौन ज़्यादा खाता है, पहले खाता है ना। तो इस टाइप का, तो जो पहले खाता था वो बोलते थे ये राजा हो गया, है ना, इस टाइप का। बस हम उठकर उछलने कूदने लगते थे, फिर रस्सी से बंधा हुआ काठ का घोड़ा लेकर नंग धड़ंग बाहर गली में निकल जाते थे। लकड़ी का घोड़ा, है ना, एक बड़ा प्रसिद्ध पोएम है, लकड़ी की काठी काठी का घोड़ा, है ना, घोड़े के दुम पे जो मारा हथौड़ा। तो वही लकड़ी का काठी लेकर लकड़ी का घोड़ा यानी कि काठ का घोड़ा लेकर नंग धड़ंग ये बाहर की गली में निकल जाते थे खेलने के लिए। जब कभी मैया हमें अचानक पकड़ पाती तब हमारे लाख छटपटाने पर भी एक चुल्लू कड़वा तेल किसको बोलते हैं, सरसों का तेल, हमारे सिर पर डाल ही देती थी। मम्मी जब पकड़ पाती थी किसी तरह से तो एक चुल्लू भर, है ना, सरसों का तेल माथे पर लगा देते थे। हम रोने लगते और बाबूजी उस पर बिगड़े खड़े होते, है ना, मम्मी पर गुस्सा करते, पर वह हमारे सिर में तेल पोत कर हमें उबड़कर ही छोड़ती थी। फिर हमारी नाभि और लीलार पर काजल की बिंदी लगाकर चोटी गूंथती और उसमें फूलदार लट्टू लट्टू बांधकर रंगीन कुर्ता टोपी पहना देती। हमें खासे कन्हैया बनाकर बाबूजी की गोद में खिसकते खिसकते बाहर आते थे, है ना। खिसकते मतलब क्या, वो खिसकना नहीं, घसकना नहीं, वो मुंह से खिसकना, है ना, हंसते हंसते। बाहर आते ही हमारी बाट जोहने वाले बालकों का एक झुंड मिल जाता, है ना, जो हमारा इंतज़ार करता था, बालकों का झुंड, दोस्तों का झुंड, है ना। हम उन खेल के साथियों को देखते ही सिसकना भूलकर बाबूजी की गोद से उतर पड़ते और अपने हमजोलियों के दल में मिलकर तमाशे करने लगते, है ना, अपने साथ अपने दोस्तों के साथ मिलकर के खेलने लगते। तमाशे भी वैसे नहीं, तरह तरह के नाटक। चबूतरे का एक कोना ही नाटक घर बनता था। बाबूजी जिस छोटी चौकी पर बैठकर नहाते थे वह रंगमंच बनती। उसी पर सरकंडे के खंभे पर कागज का चंदवा, है ना, कागज का चंदवा समझ में आ रहा है, मतलब ऊपर में कुछ लगा देते हैं छत टाइप का, उसको चंदवा कहते हैं, तान कर मिठाइयों की दुकान लग जाती थी। उसमें चिलम के खोचे पर कपड़े के थालों में ढेले के लड्डू, है ना, छोटा छोटा ढेला जिसको कहते हैं हम लोग,
पत्थर का, उसका लड्डू बन गया, पत्तों की पूरी कचौरियाँ, गीली मिट्टी की जलेबियाँ, फूटे घड़े के टुकड़े के बताशे आदि मिठाइयाँ सजाई जाती थी। ठीकरों के बटखरे और जस्ते के छोटे छोटे टुकड़े के पैसे बनते थे। हम ही लोग खरीदार और हम ही लोग दुकानदार। बाबूजी भी दो चार गोरखपुरी पैसे खरीद लेते थे, है ना। कुछ कुछ पूरी जो है बाबूजी भी साथ दे दिया करते थे कभी कभी। थोड़ी देर में मिठाई की दुकान बढ़ाकर हम खरौंदा बनाते थे। धूल की मेढ़, दीवार बनती और तिनकों का छप्पर, है ना। घरौंदा तो बनाए ही होंगे आप लोग। यदि देखिए आप, आपका जन्म यदि 2000 के पहले हुआ होगा, है ना, सन 2000 के पहले हुआ होगा, तो 100% आप लोग ये सब काम ज़रूर किए होंगे। मैं भी किया हूँ। बहुत मज़ा आता था वो घरौंदे बनाना, वो खेलना कूदना, है ना। अजीब अजीब का खेल हम लोग खेलते थे। सबसे मज़ेदार खेलों में देखिए, हम लोग ऐसा बच्चे थे हम लोग अपने ज़माने में कि लड़के लड़कियां सब एक ही खेल को खेलते थे। ये जो बताया जा रहा है यहाँ पे दुकानदार वाला खेल, ये भी हम लोग खूब खेले हैं, है ना। घरौंदा बनाने वाला, इसके बाद वो टायर लेके निकल गए, किसी के पास साइकिल वाला टायर है तो सबसे उसमें एक होता था साइकिल का जो रिंग होता था, रिम, जिसके ऊपर टायर चढ़ाया जाता था, उसको भी चलाते थे। उसका चलाने का एक टेक्निक था। मतलब टायर में क्या होता था कि आपको कोई लकड़ी से लेकर के उसको मारते रहना पड़ता था, लेकिन रिम में क्या होता था कि उसका जो खांचा बना होता है ना, उसमें लकड़ी घुसा के आप खाली धकेलिएगा तो वो चलने लगता था। तो वो करते थे हम लोग, बड़ा मज़ा आता था। वो दौर कुछ ही अलग का ही दौर था। मतलब अभी के बच्चे नहीं समझ पाएंगे ये सब। अभी तो मोबाइल में यूट्यूब शॉर्ट का ज़माना आ गया है। बच्चे को मोबाइल दे दीजिए, उसके बाद उसको आउटडोर गेम्स तो पसंद ही नहीं है भी बच्चों को। पहले गुड़िया से हम लोग खेलते थे, गुड्डा गुड्डी का शादी करवाना, है ना। बहुत मज़ा आता था। वो दिन याद आ गया ये कहानी पढ़ के। तो तिनकों का छप्पर बनता था, दातून के खंभे, दिया सलाई की पेटियों के किवाड़, घड़े के मोहड़े की चूल्हा चक्की, है ना। घड़ा का जो ऊपर का मुंह टूटा हुआ जो घड़ा मिलता था उसका चूल्हा बना दिया जाता था। दिए की कढ़ाई और बाबूजी की पूजा वाली आचमनी कलछी बनती थी। आचमनी जल उठाने के लिए यूज़ होता है, तांबे का बना होता है, वो आमतौर पर छोटा सा होता है, वो कलछी बनाने के लिए यूज़ होता था। पानी के घी, है ना, धूल के पिसना और बालू की चीनी से हम लोग जोनार तैयार करते थे, ठीक है, यानी कि भोज, यानी कि दावत, है ना। जोनार का मतलब क्या हो गया, खाना बनाते थे, है ना। हम ही लोग जोनार करते और हम ही लोग जोनार बैठाती थी, है ना, बैठती थी। जब पंगत बैठ जाती तब बाबूजी धीरे धीरे आकर पात के अंत में जमीने के लिए बैठ जाते थे, है ना। जब पंगत बैठता था, पंगत किसको कहते हैं? अभी तो हमको लगता है कि नए बच्चे पंगत जानते भी नहीं होंगे। पंगत क्या होता है कि जब जमीन पे बैठ के एक ही साथ लोग सब बैठ के खाना खाते हैं। ये परंपरा गांव में आज भी प्रचलित है, लेकिन अब धीरे धीरे ये परंपरा जो है सो उठते जा रहा है। पंगत का कुछ नियम होता था। नियम क्या है कि एक पंगत में जितना भी लोग बैठे हैं उसमें जब तक सबका खाना नहीं हो जाता तब तक कोई उठ नहीं सकता है। ये सबसे मज़ेदार बात था उसमें। तो बाबूजी क्या करते थे कि जो बच्चे पंगत लगा के बैठते थे उस टाइम वहाँ के वो भी बैठ जाया करते थे, ठीक है। जमीने के लिए बैठ जाते। जमीने मतलब देखिए, पंगत हम लोग आमतौर पर खाना खाना बोलते हैं, तो उस टाइम जो पंगत में बैठता है बोलते हैं पंगत जमना, ठीक है। जमना यानी कि क्या होता है कि एक साथ सब आदमी इकट्ठा होते हैं तो उसको जमना कहते हैं, ठीक है। उनको बैठते देखी हम लोग हंसकर और घरौंदा बिगाड़ कर भाग जाते थे, है ना। जैसे बाबूजी आ गए तो थोड़ा डर लगता होगा या फिर कुछ भी, घरौंदा को तोड़ ताड़ के भाग जाता था।
वहाँ भी हंसते हंसते लोटपोट हो जाते और कहने लगते फिर कब भोज होगा भोलेनाथ। बापूजी भी जो है सो हंसते हंसते वो लोटपोट हो जाते थे और फिर पूछते थे भोलानाथ से, भोलानाथ ये भोज फिर कब होगा, है ना। क्या मज़ा। वाह, ये कहानी बहुत ही बहुत अच्छा लग रहा है पढ़ने में। उम्मीद है आप लोगों को भी बहुत अच्छा फील आता होगा, क्योंकि उम्मीद है कि आप लोग यदि ये फॉर्म को भरे हैं तो साधारण सा बात है कि आप लोगों का एज 18+ ही होगा और आप लोग भी उस ज़माने को थोड़ा बहुत तो बहुत ज़रूर जिए होंगे, है ना। पुराने ज़माने का याद ही बहुत खूबसूरत होता है और वो याद को ये कहानी बखूबी बता रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। उम्मीद है कि आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगता होगा सुनने में, पढ़ने में। कभी कभी हम लोग बारात का भी जुलूस निकालते थे, है ना। कनस्तर का तंबूरा बजाता, अमोले को घिसकर सहनाई बजाई जाती। अमोला किसको बोलते हैं आपको पता है? अमोला आपको समझ में आएगा, आम का सीज़न जब ख़त्म होने को आता है और आम का छोटा छोटा पौधा इधर उधर निकल जाता है तो उसको क्या करते हैं कि निकाल के उसका जो गुठली से आम का पौधा निकलता है उसको तोड़ करके उसका आम का पौधा तोड़ना है और हल्का सा घिस के उसमें फूंक मारिएगा तो साउंड आता है, एक सहनाई टाइप का, मतलब आवाज़, बाजा टाइप का निकलता है, आवाज़ आता है उसमें, है ना। तो उसी को अमोला का कहा जाता है। टूटी चूहेदानी की पालकी बनती है, चूहादानी जो टूटा हुआ रहता है तो उसका पालकी बनता है। हम समधी बनकर बकरे पर चढ़ लेते और चबूतरे के एक कोने से चलकर बारात दूसरे कोने पर जाकर दरवाज़ा लगती। वहाँ काठ की पटरियों से घिरे, गोबर से लिपे आम और केले की टहनियों को सजाए हुए छोटे आंगन में कुल्हे का कलसा रखा रहता था। वहीं पहुंचकर बारात फिर लौट आती थी। लौटने समय खटोली पर लाल ओहार डालकर उसमें दुल्हन को चढ़ा दिया जाता था, है ना। लौट आने पर बाबूजी जो ही ओहार उघारने दुल्हन का मुख निखारने लगते त्यों ही लोग हंसकर भाग जाते थे, है ना। थोड़ी देर बाद फिर लड़कों की मंडली जुट जाती थी। इकट्ठा होते ही राय जमती की खेती की जाए। बस चबूतरे के छोर पर घिरनी गड़ दी जाती, नीचे गली कुआं बन जाती। मुंज की बटी हुई पतली रस्सी एक चुक्कड़ बांधकर गड़ाड़ी पर चढ़ाकर लटका दिया जाता और दो लड़के बैल बनकर मोड़ खींचने लग जाते, है ना। दो लड़का बैल बन करके हल को खींचने लग जाता। चबूतरा खेत बनता, कंकड़ बीज और ठेंगा हल, है ना। ठेंगा किसको बोलते हैं? किसी प्रकार का लाठी को। बड़ी मेहनत से जोते बोए और पटाए जाते। फसल तैयार होते देर ना लगती और हम हाथों हाथ फसल काट लेते। काटते समय गाते, क्या गाता था? ऊंच नीच में बई कियारी, जो उपजी सो भई हमारी, है ना। फसल को एक जगह रखकर उसे पैरों से रौंद डालते, कसोरे का सूप पुसाते और मिट्टी के दियों को तराजू बनाकर तौलकर राशि तैयार कर देते। इसी बीच बाबूजी आकर पूछ बैठते, इस साल की खेती कैसी रही भोलानाथ? बस फिर क्या, हम लोग ज्यों का त्यों खेत खलियान छोड़कर हंसते हुए भाग जाते। कैसी मौज की खेती थी। ऐसे ऐसे नाटक हम लोग बराबर खेला करते। बटोही भी कुछ देर ठिठक कर हम लोग के तमाशे देख लेते थे। बटोही मतलब जो रास्ते में चलने वाले लोग थे। जब हम लोग दरदरी के मेले में जाने वाले आदमियों का झुंड देख पाते तब कूद कर चिल्लाने लगते, चलो भैया दरदरी, सत्तू पिसाने की मोटरी। अगले किसी दूल्हे के आगे आगे जाती हुई ओहदार पालकी देख पाते तो खूब जोर से चिल्लाने लगते, है ना। पालकी यानी कि जिसमें बहुओं को लेके शादी होने के बाद जो होता है ना,
बहू लोग को लेके जाना होता है उसमें। क्या चिल्लाने लगता है तो ये लोग खूब जोर से चिल्लाने, तब खूब जोर से चिल्लाने लगते थे। क्या? रहरी में रहरी पुरान रहरी, डोला के कनियाएं हमार मेरी। रहरी में रहरी पुरान रहरी, डोला के कनिया हमार मेहरी, है ना? क्या बोलती है? लोग बोलता है कि डोली में जो बैठा हुआ कनियाएं है, कनियाएं यानी कि जो लड़की बैठी हुई है वो हमार मेहरी है, मैंने कि हमारी वाइफ है। क्या है मतलब, है ना? इस पर एक बार बूढ़े वर ने हम लोगों को बड़ी दूर तक खदेड़ कर ढेलों से मारा था, है ना? इसी बात पर एक बार क्या हुआ था कि कोई बूढ़ा आदमी शादी करके जा रहा था, तो वो जो है सो लोग को बड़ी दूर तक खदेड़ा था, दौड़ा दौड़ा के मारा था। उस खसूट खबीस की सूरत आज तक हमें याद है। ना जाने किस ससुर ने वैसा जमा ही ढूंढ निकाला था, वैसा घोड़ा मुहा आदमी हमने कभी नहीं देखा। ठीक है, क्या बोल रहा है? वैसा घोड़ा मुहा यानी कि उसका जो चेहरा था वो घोड़ा जैसा था, आदमी हमने कभी नहीं देखा। आम की फसल में कभी कभी खूब आंधी आती, आंधी के कुछ दूर निकल जाने पर हम लोग बाग की ओर दौड़ पड़ते, है ना? ये सब बचपन की कहानियाँ हैं, कितना मज़ा आ रहा है सुन के। वहाँ चुन चुन कर घुले घुले गोपी आम चबाते थे, है ना? आंधी आया, जोर से आंधी कम हो गया, उसके बाद बगीचे की ओर दौड़ना, आम के पेड़ के नीचे जाके आम चुनना और वहीं पे खाना। ये कहानी पढ़ते पढ़ते अचानक से मुझे एक गाना याद आ गया, आप लोगों को थोड़ा सा सुनाते हैं हम। जगजीत सिंह का लिखा हुआ गाया हुआ गाना है कि ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो वो बचपन का, क्या था, वो बचपन का आंगन, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। क्या बात है! ये कहानी कुछ उसी प्रकार का है। ये कहानी यदि वैसे बच्चे पढ़ रहे हैं जो इस दौर को जिया है, तो 100% मैं कहता हूँ कि उस दौर को याद करके उसके आंखों में आंसू आ जाएंगे, पानी आ जाएगा। बड़ा गजब का कहानी है ये, है ना? एक दिन की बात है, आंधी आई और पट पड़ गई, है ना? और ख़त्म हो गया। आकाश काले बादलों से ढक गए, मेघ गरजने लगे, बिजली कौंधने और ठंडी हवा सनसनाने लगी, पेड़ झूमने और जमीन चूमने लगे। हम जोर से चिल्ला उठे। एक दिन बहुत ज़बरदस्त आंधी आया, पूरा बादल आसमान में घिर गया, काला बादल, है ना? पेड़ जो है सो ज़मीन को चूमने लगा झुक झुक के। ये लोग चिल्ला उठा। क्या चिल्लाता है? तो एक पैसा की लाई बाजार में छितराई, बरखा उधरे बिलाई, लेकिन बरखा न रुकी, है ना? ये क्या बोल रहा है? एक पैसा की लाई बाजार में छितराई, बरखा उधरे बिलाई, यानी कि पानी छूटने का लोग बात कर रहा था, लेकिन बरखा न रुकी और भी मूसलाधार पानी होने लगा। हम पेड़ की जड़ से धर से सट गए। ये लोग जो है सो आम चुनने के लिए पेड़ के पास गया होगा, है ना? हम लोग पेड़ के जड़ से सट गए, जैसे कुत्ते के कान में अंगठाई चिपक जाती है ना? अंगठाई किसको बोलते हैं? आप लोग देखते होंगे, एक खरपतवार है ये एक टाइप का, ठीक है? कांटा जैसा कुछ होता है, वो आमतौर पर चिपक जाता है। मगर बरखा जमी नहीं, थमी गई, ठीक है? बरखा जो है सो तुरंत ख़त्म हो गया, ज़्यादा देर तक रहा नहीं। बरखा बंद होते ही बाग में बहुत से बिच्छू नज़र आए। हम लोग डरकर भाग चले गए। हम लोगों में बैजू बड़ा ढीठ था। बैजू नाम का एक लड़का था, वो बड़ी ढीठ था। संयोग की बात, बीच में मूसन तिवारी मिल गए। मूसन तिवारी कोई आदमी होगा, बेचारे बूढ़े आदमी को कम सूझता था। बैजू उनको चिढ़ाकर बोला, बुढ़वा बेईमान, मांगे करेले का चोखा। वो जो बैजू था वो थोड़ा ढीठ था, एक दो बार रहता है बच्चा ऐसा बदमाश टाइप का। तो बैजू मूसन तिवारी जो थे,
है ना, वो उनको दिखाई कम देता था। तो बैजू जो है सो उनको चिढ़ाकर क्या बोलता है कि बुढ़वा बेईमान मांगे करेले का चोखा। हम लोगों ने भी बैजू के सुर में सुर मिलाकर यही चिल्लाना शुरू किया, मूसन तिवारी बेतहाशा खदेड़ा। ऐसा तो होता ही है। हम लोग तो बस अपने अपने घर की ओर आंधी हो चले। जब हम लोग ना मिल सके तब तिवारी जी सीधे पाठशाला में चले गए। वहाँ से हमको और बैजू को पकड़ लाने के लिए 4 लड़के गिरफ्तारी वारंट लेकर छूटे। ठीक है। ये कंप्लीट कहानी जो है ना, एकदम बचपन का याद दिला रहा है। ऐसे हम लोग भी जाते थे बच्चे लोग को पकड़ने के लिए। तो बच्चा लोग जो है सो बैजू ये कौन तिवारी थे, मूसन तिवारी जैसे स्कूल चले गए। वहाँ पे जाके बताते हैं तो 4 लड़का जो है सो गिरफ्तारी वारंट लेकर के निकलता है ये लोग दोनों के पकड़ने के लिए। इधर ज्यों ही हम लोग घर पहुँचे त्यों ही गुरुजी के सिपाही हम लोगों पर टूट पड़े। बैजू तो 9-2-11 हो गया, हम पकड़े गए। फिर तो गुरुजी ने हमारी खूब खबर ली। बाबूजी ने यह हाल सुना, वह दौड़े हुए पाठशाले में आए, गोद में उठाकर हमें पुचकार और फुसलाने लगे। पर हम दुलारने से चुप होने वाले लड़के नहीं थे। रोते रहते उनका कंधा आंसुओं से तर कर दिया। वह गुरुजी की चिचौरी करके हमें घर ले आए, है ना। गुरुजी की चिचौरी मतलब उनसे दीनतापूर्वक प्रार्थना करके, विनती करके उनको घर ले आए। रास्ते में फिर हमारे साथी का झुंड मिल गया। वे जोर से नाचते और गाते थे। माई पकाई गरगर पुआ, हम खैबा पुआ ना खेलबब जुआ। क्या बोल रही है, लोग बोल रहा है कि माई जो यानी कि मैया जो है सो पुआ पका रही है। गरगर पुआ मतलब जब पुआ चावल का बनता है आमतौर पर ये, या अभी बहुत सारा मैदा सूजी सबका मिलकर भी बनता है, तो वो पुआ को जब तेल में डालते हैं तो गर्र से आवाज़ आता है। ठीक है, तो वही कह रहा है कि माई पकाई गरगर पुआ, हम खाएब पुआ ना खेलब जुआ, है ना। फिर क्या था, हमारा रोना धोना भूल गया। हम हट करके बाबूजी की गोद से उतर पड़े और लड़कों की मंडली में मिलकर लगे वही तान सुर अलापने। तब तक लड़के सामने वाले मकई की खेत में दौड़ पड़े। उनमें चिड़ियों का झुंड चल रहा था। वे दौड़कर उन्हें पकड़ने लगे, पर एक भी हाथ न आई। हम खेत से अलग ही खड़े होकर गा रहे थे, राम जी की चिरई, राम जी का खेत, खा लो चिरई भर भर पेट। है ना। हमसे कुछ दूर बाबूजी और हमारे गांव के कई आदमी खड़े होकर तमाशा देख रहे थे और यही कहकर हंस रहे थे कि चिड़िया की जान जाए लड़कों का खिलौना, है ना। सचमुच लड़के और बंदर पराई पीर नहीं समझते, है ना। क्या कह रहा है कि बड़े लोग जो है सो देख के कह रहा है कि चिड़ियों की जान जाए लड़कों का खिलौना, यानी कि चिड़िया लोग का जान चले जाए और लड़का खेले। सचमुच बंदर और जो लड़का होता है वो दूसरा का पीर यानी कि दर्द को नहीं समझता। एक टीली पर जाकर हम लोग चूहे के बिल में पानी उछलने लगे। एक बार क्या होता है कि ये लोग जो है सो एक टीला पर जाकर के चूहा का बिल में पानी डालने लगता है। नीचे से ऊपर पानी फेंकना था। हम सब थक गए। तब तक गणेश जी के चूहे की रक्षा के लिए शिव जी का सांप निकल आया। रोते चिल्लाते हम लोग बेतहाशा भाग चले। कोई औंधा गिरा, कोई अटचिट, किसी का सिर फूटा, किसी के दांत टूटे, सभी गिरते पड़ते भागे। हमारी सारी देह लहू लुहान हो गई। पैर के तलवे में कांटे से छलनी हो गए। मतलब क्या हुआ कि लोग जाके चूहा का बिल में पानी डाल रहा था। अब गलती से वो टीला था, तो टीला में चूहा रहेगा किसका क्या गारंटी है। अब पानी डाल दिया उसमें। अब चूहा तो नहीं निकला, लेकिन गणेश जी का चूहा तो नहीं निकला, लेकिन उसका रक्षा के लिए शिव जी का सांप निकल गया वहां से। अभी लोग लगा दौड़। बड़ा मजेदार कहानी मिल गया। चलिए, हम एक सुर से दौड़ते हुए आए और घर में घुस गए। उस समय बाबूजी बैठक के औसरे में बैठकर हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। उस समय क्या हुआ, बाबूजी जो है सो हुक्का पी रहे थे। ठीक है। उन्होंने हमें बहुत पुकारा, पर उनकी अनसुनी करके हम दौड़कर मैया के पास ही चले गए।
जाकर उनकी गोद में शरण ली। मैया चावल अमनिया कर रही थी, है ना। चावल को, ये सूप होता है ना, गांव में सूप होता है, आप लोग भी जानते होंगे। उसमें क्या होता है कि चावल को फटका जाता है, यानी कि उससे जो कचरा होता है उसको निकालने के लिए, तो वही कर रही थी। हम उनके आंचल में छिप गए। हमें डर से कांपते हुए देखकर वह जोर से रो पड़ी और सब काम छोड़कर बैठ गई। अधीर होकर हमारे भय का कारण पूछने लगी। कभी हम अंग भरकर दबाती और कभी हमारे अंगों को अपने आंचल से पोंछकर हमें चूम लेती। बड़े संकट में पड़ गई। झटपट हल्दी पीसकर हमारे घाव पर लेप गई। घर में कोहराम मच गया। हम केवल धीमे से सुर से स स स कहते हुए मैया के आंचल में लुके चले जाते थे। सारा शरीर थर थर कांप रहा था, रोंगटे खड़े हो गए थे। हम आंखें खोलना चाहते थे पर वह खुलती न थी। हमारे कांपते हुए ओठ को बार बार मैया निहारती, रोती और बड़े लाड़ से हमें गले लगा लेती। इस पर बाबूजी दौड़े आए, आकर झट से मैया की गोद से अपनी गोद में लेने लगे, पर हमने मैया के आंचल की प्रेम और शांति के चंदवे की छाया न छोड़ी। तो उम्मीद है आप लोगों को ये कहानी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ये कहानी बहुत प्यारा कहानी था, है ना। इसे माँ का लाड़ दुलाड़ को दिखाया गया है। इसमें बताया कि बच्चा जब डर जाता है तब वो पिता को याद नहीं करता, वो केवल और केवल माँ के आंचल की छाया में जाना चाहता है ना। इसमें दिखा गया कि बच्चा जो है सो हमेशा पिता के साथ रहता था। सोना उठना बैठना खाना सब पिता के साथ करता था, लेकिन जब वो डर गया तो सबसे ज़्यादा महफूज जो अपने आप को पाया वो कहाँ पाया? माता के आंचल में। यही है माँ, है ना। चलिए, तो कुछ इसमें अभ्यास प्रश्न है, आप चाहें तो कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।